नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चार्ट रीडिंग टेक्निक्स ऑफ स्मार्ट मनी कोर्स के एक नए एपिसोड में, जिसमें हम फेयर वैल्यू गैप्स को मास्टर करने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं, फेयर वैल्यू गैप्स को ड्रॉ करने का सही तरीका क्या है, एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप को कैसे पहचानें, और अंत में हम जानेंगे कि फेयर वैल्यू गैप्स को ट्रेड करने के हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स क्या हैं। तो आपको वीडियो को ध्यान से समझते हुए अंत तक देखना है, क्योंकि आपको इस वीडियो में काफी कुछ एडवांस सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि एफवीजी कैसे काम करते हैं। यहां हमारे पास 3 बुलिश कैंडल्स की एक सीरीज है और उनकी फॉर्मेशन के अंदर एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। यह गैप तब बनता है जब पहली कैंडल की टॉप विक और तीसरी कैंडल की बॉटम विक के बीच एक खाली जगह रह जाती है, जिसे बुलिश इम्बैलेंस भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ इम्बैलेंस: चार्ट को बैलेंस्ड प्राइस सेक्शन पसंद है और इसे प्राप्त करने के लिए यह चाहता है कि बायर्स और सेलर्स दोनों मूव्स में भाग लें। जब कोई मूव केवल बायर्स की भागीदारी से होता है तो यह एक बुलिश इम्बैलेंस बनाता है। इसी प्रकार जब केवल सेलर्स की भागीदारी होती है तो यह बेरिश इम्बैलेंस बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एरिया एक बुलिश इम्बैलेंस है क्योंकि यह बायर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव मूव था। इसका मतलब है कि भविष्य में हम उम्मीद कर सकते हैं कि यह प्राइस को अपनी ओर आकर्षित करने वाला एक मैग्नेट की तरह काम करेगा और इसके बाद अपवर्ड मूव जारी करेगा। जब ऐसा हो जाता है तो यह क्षेत्र अब रीबैलेंस्ड माना जाएगा। बेरिश वेरिएशन: इसमें भी वही कंसेप्ट लागू होते हैं, केवल अंतर यह है कि इम्बैलेंस नीचे की ओर होता है। इसका मतलब है कि हम उम्मीद करते हैं कि प्राइस इसे बिलो से छूकर रीबैलेंस करने के लिए आगे बढ़ेगी और इसके बाद अगला लेग डाउन जारी करेगा। नो फेयर वैल्यू गैप: अगर पहली और तीसरी कैंडल विक के बीच कोई गैप नहीं है, जैसे इस फॉर्मेशन में राइट साइड दिखाया गया है, तो इसका मतलब है कि प्राइस एक्शन पहले से ही बैलेंस्ड है। इसका मतलब है कि वहां कोई एफवीजी नहीं है जिसे ट्रेड किया जा सके। हम देखते हैं कि बहुत बार इस तरह से एक बड़ी बेरिश रेड कैंडल चार्ट पर बनने के बाद अगली कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग अगर इस कैंडल के अंदर होती है और अगर कोई इनसाइड कैंडल चार्ट पर बनती है तो हमें यहां सबसे पहली वाली रेड कैंडल को नंबर 1 कहना पड़ेगा और इस तरह से कैंडल्स की नंबरिंग करनी पड़ेगी। अब यहां एक नंबर कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट और तीसरे कैंडल के लोएस्ट पॉइंट से लेकर अगर हम 2 लाइंस को ड्रॉ करते हैं तो यहां पर जो गैप बनेगा हम उसे फेयर वैल्यू गैप कहेंगे। इसलिए चार्ट पर अगर इनसाइड कैंडल बनती है तो हमेशा मास्टर कैंडल के हाई और लो पॉइंट को ध्यान में रखकर फेयर वैल्यू गैप को चार्ट पर ड्रॉ करना है। नहीं तो बहुत से ट्रेडर इनसाइड कैंडल के हाई और लो पॉइंट से लेकर फेयर वैल्यू गैप को ड्रॉ करते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। वेरियस प्राइस एक्सचेंज में भी इसी तरह से अगर मास्टर कैंडल के अंदर कोई इनसाइड कैंडल बनती है तो आपको बड़ी ग्रीन कैंडल के लोवेस्ट पॉइंट से लेकर तीसरी कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट के दौरान 2 लाइंस को बनाना है, जिससे आपका फेयर वैल्यू गैप चार्ट पर बराबर मार्क हो जाएगा। लेकिन कई बार चार्ट पर एक बड़ी कैंडल के अंदर बहुत सी छोटी छोटी इनसाइड कैंडल बनती है। उस समय भी आपको बड़ी मास्टर कैंडल के हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट को ही ध्यान में रखते हुए फिर वैल्यू गैप को चार्ट पर बनाना है। इन सभी बातों को अच्छे से समझकर अगर आप चार्ट पर फेयर वैल्यू गैप को बनाते हैं तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब हमने समझ लिया है कि फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं। अब चलिए अपनी पहली टिप से शुरू करते हैं। आपको केवल उन्हीं एफवीजी का उपयोग करना चाहिए जो क्यूरेंट ऑर्डर फ्लो के साथ मेल खाते हों। प्राइस केवल 2 दिशाओं में जा सकती है, लेकिन यह शायद ही कभी एक सीधी लाइन में चलती है। इसके बजाय यह छोटे छोटे मूव्स बनाती है जो मिलकर बड़े स्विंग्स को क्रिएट करते हैं। अप ट्रेंड सिनेरियो में हम जानते हैं कि इसे वैलिड रहने के लिए नए हायर हाइज बनते रहने चाहिए। लेकिन जब एक हाई बनता है तो एक रिट्रेसमेंट भी एक्सपेक्टेड होता है। जब प्राइस नीचे आती है तो उसे ऐसा सपोर्ट चाहिए जिसे वह अगले लेग अप के लिए यूज कर सके। यही वह जगह है जहां हम पिछले लेग के अंदर बुलिश एफवीजी ढूंढते हैं, जो अपवर्ड मूव जारी रखने के लिए लिक्विडिटी प्रदान करता है। फॉर एग्जाम्पल, इस चार्ट में हर बार जब एक नया हायर हाई बनता है तो प्राइस वापस बुलिश एफवीजी में रिट्रेस होती है और प्राइस को वहां से अपवर्ड मूव के लिए सपोर्ट मिलता है। डाउन ट्रेंड सिनेरियो में हम जानते हैं कि नए लोअर लोज बनते रहने के लिए प्राइस को रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा ताकि अगला लेग डाउन हो सके। यही वह जगह है जहां हम बेरिश एफवीजी का उपयोग करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, इस चार्ट में हर बार जब एक नया लोअर लो बनता है तो प्राइस वापस ऊपर रिट्रेसेस करती है और बेरिश एफवीजी में पहुंचती है, जहां उसे रेजिस्टेंस मिलता है और डाउन साइड मूव जारी रहता है। अब ट्रेंड में केवल बुलिश एफवीजीज का उपयोग करें, डाउन ट्रेंड में केवल बेरिश एफवीजीज का उपयोग करें, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि आप चार्ट के ऑर्डर फ्लो को सही ढंग से फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट टिप, आपको ऐसे एफवीजी का उपयोग नहीं करना चाहिए जिन्हें पहले ही टच किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, यहां एक एफवीजी है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो प्राइस पहले ही इसमें एंटर कर चुकी है। भले ही यह थोड़ा ही अंदर गई हो, इसे मिटिगेटेड माना जाता है। इसका मतलब है कि यह अब वीक हो गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर प्राइस इसमें दोबारा आती है तो यह एफवीजी पूरी तरह फेल हो जाएगा, लेकिन यह एक चेतावनी है कि पहले से छुए गए एफवीजी वीक माने जाते हैं। नेक्स्ट टिप, आपको उन एफवीजी को टारगेट करना चाहिए जो डिस्काउंटेड एरिया में बने हों। फॉर एग्जाम्पल, यहां एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव है। जब हम एफवीजीज को मार्क करते हैं तो हमारे पास कई ऑप्शन होते हैं, लेकिन सवाल यह है कि इनमें से किसे टारगेट करें। नंबर 1, टोटल मूव का टॉप और बॉटम और 50% मिड लेवल को मार्क करें। नंबर 2, यह रेंज प्रीमियम और डिस्काउंट एरियाज को दर्शाता है। लॉन्ग ट्रेड के लिए डिस्काउंट एरिया में बने एफवीजीज सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। डाउन ट्रेंड में प्रीमियम एरिया में बने बेरिश एफवीजीज को टारगेट करें। डाउन ट्रेंड में प्रीमियम एरिया के एफवीजीज को टारगेट करना सबसे अच्छा ऑप्शन है। अब हम कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं। अगली टिप यह है कि आपको एफवीजीज को मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पर मिलाने का प्रयास करना चाहिए ताकि ज्यादा सटीक एंट्री मिल सके। ज्यादातर ट्रेडर्स एफवीजीज का उपयोग करते समय या तो गैप के टॉप, बॉटम या मिडल से ट्रेड करते हैं। हालांकि यह तरीका गलत नहीं है, लेकिन एक बेहतर तरीका है जो अधिक सटीक एंट्री देता है। मान लीजिए हमने 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर एक एफवीजी पाया जो कि एक बड़ा रेंज दिखा रहा है जहां प्राइस रिवर्स हो सकता है। इस तरह के बड़े गलत होने की मार्जिन के साथ ट्रेड लेने के बजाय हम छोटे टाइम फ्रेम पर स्विच कर सकते हैं। अब 15 मिनट के चार्ट पर देखते हैं कि वही प्राइस एक्शन जिसने 4 घंटे का एफवीजी बनाया था, उसमें एक छोटा 15 मिनट का एफवीजी बना है। यह हमारा नया लंबा एंट्री टारगेट होना चाहिए, क्योंकि इसमें 15 मिनट और 4 घंटे के एफवीजी का कॉन्फ्लुएंस है, जो इसे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बनाता है। नेक्स्ट टिप, द थर्ड कैंडल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एफवीजी में बनने वाली तीसरी कैंडल का विशेष महत्व है। यहां हमारे पास 2 इंपल्सिव बुलिश कैंडल्स हैं। इन दोनों को देखकर हम पहले से ही यह जान सकते हैं कि एफवीजी का अधिकतम संभावित आकार क्या हो सकता है, भले ही तीसरी कैंडल अभी ओपन न हुई हो। हमें गैप के आकार में उतना इंटरेस्ट नहीं है जितनी तीसरी कैंडल के बनने के तरीके में है। यदि तीसरी कैंडल बेरिश बनती है तो यह रिजेक्शन फेयर वैल्यू गैप बनाती है। ऐसे गैप से बचना चाहिए। इसका कारण यह है कि तीसरी कैंडल ने सेलर्स की बड़ी ताकत दिखाई है। ऐसे एफवीजी का मतलब यह है कि यह गैप शुरू में भले ही बुलिश रिजेक्शन दिखाए, लेकिन इसके जल्द ही फेल होने की संभावना अधिक होती है। दूसरी ओर, यदि तीसरी कैंडल भी एक बुलिश इंपल्सिव कैंडल होती है तो इसे ब्रेकअवे गैप कहते हैं। यह एफवीजीज ट्रेड करने के लिए सबसे अच्छे होते हैं। इसका कारण यह है कि इसमें बायर्स की प्रभावशाली ताकत दिखाई गई है। ब्रेकअवे गैप्स आमतौर पर फिल करने में अधिक समय लेते हैं, लेकिन ये अगले लेग अप के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। टिप नंबर 6 के लिए आपको यह समझना होगा कि उन एफवीजी को कैसे ट्रेड करना है जो लिक्विडिटी एरिया के आसपास बनती हैं, क्योंकि ये सबसे मजबूत फेयर वैल्यू गैप्स हो सकती हैं। प्राइस का एकमात्र काम है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को टारगेट करना, जो या तो एक प्रीवियस स्विंग हाई होता है या एक स्विंग लो। इसे हासिल करने के लिए यह इंटरनल रेंज लिक्विडिटी का इस्तेमाल फ्यूल के रूप में करता है, जिसे आप एफवीजी कह सकते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि लिक्विडिटी को कैसे ग्रैब किया जाता है। प्राइस 2 चीजों में से एक कर सकता है। पहले चार्ट में हमारे पास एक क्लियर स्विंग हाई है, जो कि हमारा करंट लिक्विडिटी टारगेट है। इसके बाद हम एक बहुत ही इंपल्सिव बुलिश मूव देखते हैं जो सीधे इस लेवल से ऊपर निकल जाती है। इसे लिक्विडिटी रन कहा जाता है। जब प्राइस ने पिछले स्विंग हाई का पूरी तरह से रिस्पेक्ट नहीं किया तो यह पुष्टि करता है कि बुलिश ट्रेंड जारी है। हमें उस मूव के अंदर एक बुलिश एफवीजी देखना चाहिए जिसने लिक्विडिटी लेवल को ब्रेक किया है। यह सबसे स्ट्रॉन्ग टाइप का एफवीजी बनाता है, क्योंकि इसका कॉन्फ्लुएंस लिक्विडिटी रन के साथ होता है, जो इसे एक बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी वाला सपोर्ट एरिया बनाता है। दूसरी स्थिति में हमारे पास फिर से एक स्विंग हाई है जो हमारा करंट लिक्विडिटी टारगेट है, लेकिन इस बार प्राइस उस लेवल से ऊपर क्लोज होने में फेल रहता है।
जब बायर्स सफिशिएंट स्ट्रांग नहीं होते हैं मूव को जारी रखने के लिए, तो इसे लिक्विडिटी स्वीप कहा जाता है। इस स्थिति में बना एफवीजी लॉन्ग ट्रेड के लिए सूटेबल नहीं है। कारण यह है कि प्राइस लिक्विडिटी लेवल को पार करने में फेल हो गया है। यह संकेत देता है कि अब हमारा डायरेक्शनल बायस बुलिश से बेरिश की ओर बदल रहा है। इसका मतलब है कि अब हमें बेरिश एफवीजीज में ट्रेड करने पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम चार्ट ऑर्डर फ्लो का पालन करें। टिप नंबर 7, अवॉइड ट्रेडिंग एफवीजीएस ड्यूरिंग कंसोलिडेशन पीरियड। कंसोलिडेशन पीरियड्स में ट्रेडिंग हार्ड हो जाती है। पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका है ट्रेंडिंग फेज में ट्रेड करना, क्योंकि इसमें केवल एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन की कंफर्मेशन की आवश्यकता होती है। ज्यादातर ट्रेडर्स ट्रेंड रिवर्सल को पहचानने में सक्षम होते हैं, लेकिन कंसोलिडेशन एरियाज में वे बार बार फंस जाते हैं। कंसोलिडेशन की पहचान कैसे करें? जब हम बायस और ट्रेंड खोज रहे होते हैं तो हम सबसे पहले चाहते हैं कि एक एफवीजी का रिस्पेक्ट किया जाए। उस मूव से जो आगे बढ़ता है, हमें एक अतिरिक्त एफवीजी बनते हुए देखना चाहिए जो प्राइस को और आगे ले जाने में मदद कर सके। लेकिन जब एक बुलिश एफवीजी फेल हो जाता है और अगला बेरिश एफवीजी भी फेल होता है, तो यह संकेत है कि हम शायद एक कंसोलिडेशन एरिया में एंट्री कर रहे हैं। यदि आप केवल ट्रेंडिंग फेजेस में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको यह देखने के लिए वेट करना चाहिए कि अगली बार प्राइस कब दो नए एफवीजीज बनाकर उनका रिस्पेक्ट करता है। यह आपको एक नया शॉर्ट टर्म डायरेक्शनल बायस देगा और इससे आप मार्केट ट्रेंड भी पता कर सकेंगे कि मार्केट बुलिश है या बेरिश। टिप नंबर 8, फाउंड वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आफ्टर फेट वैल्यू गैप। जब भी प्राइस चार्ट पर एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर से नीचे आती है, तो उस समय फिर वैल्यू गैप एरिया से सपोर्ट लेकर वापस ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहां मार्केट में इस स्विंग के ब्रेकआउट के बाद, यहां इस ब्रेकआउट को देखकर जो रिटेल ट्रेडर्स मार्केट में एंटर हुए थे, मार्केट ने उनकी स्टॉप लॉस लिक्विडिटी को नीचे स्वीप किया है। इस वजह से यहां से प्राइस सपोर्ट लेकर फिर से अपने पुराने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है। इसलिए अगर चार्ट पर वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाने के बाद प्राइस फिर वैल्यू गैप एरिया में आती है, तो यह एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड एंट्री सेटअप होता है। टिप नंबर 9, ऑब्जर्व एडिशनल एलिमेंट्स ऑन चार्ट। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड एंट्री सेटअप को चार्ट पर खोजने के लिए आपको बहुत सारे ट्रेड एंट्री कंफर्मेशंस को लेना जरूरी होता है। तभी आप मार्केट में ट्रैप होने से खुद को बचा सकेंगे, जैसे कि यहां प्राइस वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद नीचे आते हुए इस फेयर वैल्यू गैप एरिया के पास आती है। यहां सिर्फ एक अकेले फेयर वैल्यू गैप के भरोसे हम रिवर्स ट्रेड एंट्री नहीं कर सकते, लेकिन अगर चार्ट पर इस एरिया के पास कोई प्रीवियस सपोर्ट एरिया मौजूद हो, तो यहां से प्राइस के रिवर्स होने के चांसेस और भी ज्यादा होते हैं। साथ ही आपको फेयर वैल्यू गैप एरिया में कैंडलस्टिक पैटर्न को भी ध्यान में रखना है। अगर चार्ट पर इस तरह से लॉन्ग लोअर वीक के साथ रिजेक्शन कैंडल बनती है, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ये एक बुलिश सेटअप होता है। इसलिए किसी भी ट्रेड में एंट्री करते समय आपको अलग अलग की फैक्टर्स को ऑब्जर्व करना जरूरी होता है। टिप नंबर 10, द थर्ड कैंडल्स लॉन्ग विक। आपको देखना है कि अगर प्राइस चार्ट पर कहीं भी इस तरह का बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनता है और तीसरी कैंडल की लोअर विक इस तरह से लंबी होती है, तो इसका मतलब होता है कि यह एक हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप है। अगर भविष्य में प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप पर आता है, तो यहां से प्राइस के दोबारा रिवर्स होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक इसी तरह अगर प्राइस चार्ट पर कहीं भी बेरिश फेयर वैल्यू गैप बनता है और तीसरी कैंडल की अपर विक इस तरह से काफी लंबी होती है, तो इसका मतलब है कि यह एक हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप है। अगर भविष्य में प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप तक आता है, तो यहां से प्राइस के दोबारा रिजेक्ट होने के चांस ज्यादा रहते हैं। अब हमने इस एपिसोड में बहुत अच्छे से समझ लिया है कि फेयर वैल्यू गैप क्या होते हैं, फेयर वैल्यू गैप को ड्रॉ करने का सही तरीका क्या होता है और वैलिड फेयर वैल्यू गैप को कैसे पहचाना जाता है। अब हम जानेंगे कि फेयर वैल्यू गैप्स को ट्रेड करने के हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स क्या हैं। फेयर वैल्यू गैप्स को कभी भी आपको रैंडमली ट्रेड नहीं करना है कि प्राइस फेयर वैल्यू गैप पर आया और आप बस ट्रेड में एंटर हो गए। अगर आप इस तरह से बिना प्राइस रिएक्शन को समझे फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करते हैं, तो आपके विनिंग के चांस काफी कम हो जाएंगे। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड के लिए आपको देखना है कि जब भी प्राइस किसी वैलिड फेयर वैल्यू गैप एरिया में आता है और यहां पर कोई लोअर विक रिजेक्शन कैंडल, इनडिसीजन कैंडल या फिर एनगल्फिंग कैंडल बनती है, तो आपको वेट करना है। जब इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और उस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग करती है, तो आप यहां से लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं।
ऐसे सेटअप के सक्सेस होने के चांस काफी हाई रहते हैं क्योंकि यहां पर हमें फेयर वैल्यू गैप के साथ बुलिश रिजेक्शन का भी कंफर्मेशन मिल जाता है। सो गाइस, यह थी हमारी फेयर वैल्यू गैप कॉन्सेप्ट पर एक मास्टर क्लास वीडियो जिसमें हमने एफवीजी के बारे में लगभग सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को कवर करने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। इस एपिसोड में जो भी आपको सिखाया गया है, आपको उसे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है और प्रॉपर रूल्स के साथ इसे इस्तेमाल करना है। सो गुड बाय एंड टेक केयर।